लर्नर्स। मैं आयुष मित्तल आप सबका वापस स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल कानून सीखो पे। आज हम एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंडियन एविडेंस एक्ट के एमसीक्यूज जो इंट्रोडक्शन से लेके सेक्शन 8 तक कवर करेंगे। आइए चालू करते हैं इस एमसीक्यू सीरीज को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द एम ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस इज। लॉ ऑफ एविडेंस का एम क्या है? क्या उसका एम टू डिसाइड विच फैक्ट इज लाइबल टू बी प्रूव्ड, और हाउ द फैक्ट कुड बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट, और ऑप्शन सी टू प्रिवेंट प्रोट्रैक्टेड दैट मीन्स लॉन्ग इंक्वायरीज, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लॉ ऑफ एविडेंस को थोड़ा सोच के देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि आंसर डी है, कि क्योंकि ये जो भी फैक्ट्स हैं, कौन से फैक्ट्स को प्रूफ करना है उनके बारे में बताता है, कैसे प्रूफ करना है वो भी बताता है, और इसका मेन एम यही है कि लॉन्ग इंक्वायरीज ना हो, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो किसी यूजलेस फैक्ट्स को लेने में। तो आंसर डी है इसका। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जो वर्ड एविडेंस है वो वर्ड्स एविडेंट और एविडेरा से लिया गया है। तो ये जो वर्ड्स हैं एविडेंट या एविडेरा, ये कौन से लैंग्वेज से आए हैं? ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी जर्मन, और डी नन ऑफ द अबव। तो शुरुआती क्लासेस में हमने बताया था ये है बी लैटिन वर्ड से आया है एविडेरा या एविडेंट, जिसका मतलब होता है टू असर्टेन, टू शो, और टू डिस्कवर क्लियरली, और टू प्रूव। तो ये इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कहता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से गलत कौन सा है? ए, अ जज कैन नॉट एब्सोल्यूटली रिलाई ऑन द रूल्स ऑफ एविडेंस। बी, द रूल्स ऑफ एविडेंस आर नॉट रूल्स ऑफ लॉजिक। सी, रूल्स ऑफ एविडेंस आर आर्टिफिशियल, और इज इट डी, the law of evidence consists of ordinary rules of reasoning। तो डी इसका सही जवाब होगा, मतलब डी गलत है। लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, क्योंकि शुरुआती जो लेक्चर थे इंट्रोडक्शन में उसमें क्लियरली बताया गया था, समझाया गया था कि जज जो है वो रूल्स ऑफ एविडेंस पे बिलीव, मतलब होली रिलाई नहीं करता है, और वो अपना जुडिशियस माइंड भी अप्लाई करता है। इस वजह से इसका आंसर है डी, लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी। Thus, where action is taken in country A in aid of a suit, और action proceeding मतलब जहाँ चल रही है in country B, the law applicable to the recording of evidence would be law prevailing in, मतलब law of evidence कौन से एरिया का लगेगा? जैसे कि आप सबको पता होगा लॉ ऑफ एविडेंस जो है लेक्स फोरी लॉ। लेक्स फोरी लॉ का मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ पे एक्शन चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एक्शन या प्रोसीडिंग जो है वो कंट्री बी में चल रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंट्री बी, यानी कंट्री बी के लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई होगा प्रोसीडिंग में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। कौन सी तारीख से इंडियन एविडेंस एक्ट इंडिया में लागू होने लगा? इसका सही जवाब है 1 सितंबर 1872। मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ कि इसको साइन किया गया था 15 मार्च 1872 को, और इसको ड्राफ्ट किया था सर जेम्स स्टीफन ने। हाँ, सर जेम्स स्टीफन ने इसको ड्राफ्ट किया था, और 15 मार्च 1872 को ये अप्लाई हुआ था। तो ये नाम और ये डेट्स आप याद रखेंगे। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट।
So there are 167 sections and 11 chapters, यानी आंसर है बी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जब अप्लाई हुआ था इनिशियली 1872 में, तो उसमें एक शेड्यूल भी था जिसको रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1938 से रिपील कर दिया गया था। तो ओरिजिनली इसके में 167 सेक्शंस, 11 चैप्टर्स और 1 शेड्यूल थे, लेकिन एट प्रेजेंट देयर आर 167 सेक्शंस एंड 11 चैप्टर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फैक्ट इंक्लूड्स एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच any person is conscious. Option A, the aforesaid statement is wrong. Option B, the aforesaid statement is correct. Option C, the aforesaid statement applies only in criminal cases. Option D, the aforesaid statement applies only to prove unsoundness of mind. अब सेक्शन 3 जो हमने देखा था उसमें साफ तौर में फैक्ट की डेफिनेशन का क्लॉज 2 एग्जैक्टली यही बात करता था कि फैक्ट इंक्लूड्स एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसी में फैक्ट की डेफिनेशन में उसका क्लॉज 1 था कि एनी स्टेट ऑफ थिंग और एनी थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट। अब इसमें मेंटल कंडीशन की बात आ रही है, तो हम मेंटल कंडीशन के एग्जाम्पल को अगर देखेंगे तो इफ़ एनी वन हैज़ अ सर्टेन ओपिनियन, सर्टेन इंटेंशन और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, देन दैट थिंग इज फैक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। ऑप्शन ए, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। ये इसका सही जवाब होगा क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्रेसली कहता है इस बात को। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस और दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, उसको देख लेते हैं कि इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स तो है, लेकिन अगर कोर्ट मार्शल नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के अंडर में होता है, देन दैट कोर्ट मार्शल इज एक्सक्लूडेड एंड प्रोसीडिंग्स बाय एफिडेविट और एनी प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर और एनी ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड्स मर्डर, The following facts are construed in the case. पहला फैक्ट है कि an hour before the murder, A went to the place of murder with the child. दूसरा फैक्ट है A alone returned home. तीसरा फैक्ट है कि A's cloth were found to be blood stained. तो the evidence which takes into account the above mentioned facts is called, मतलब जो ऊपर दिए गए फैक्ट्स हैं, जो 3 फैक्ट्स दिए गए हैं, वो किस टाइप के एविडेंस हैं? क्या वो ए डायरेक्ट एविडेंस है, बी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सी रियल एविडेंस है कि डी वो सेकेंडरी एविडेंस है? तो इसका आंसर होगा ए डायरेक्ट एविडेंस। ये तीनों फैक्ट डायरेक्ट एविडेंस है क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हमने आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में देखा था वो इनडायरेक्टली आते हैं, वो सर्कमस्टांसेस से कंस्ट्रू किए जाते हैं। रियल एविडेंस एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है इंडियन लॉ में, ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है रियल एविडेंस को। और सेकेंडरी एविडेंस का एग्जांपल हम जैसे ले सकते हैं फोटोस्टेट हो गया, ये सेकेंडरी एविडेंस होता है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says that the question is whether A murdered B during the course of a struggle and the marks on the ground produced by the struggle at the place of occurrence is a relevant fact under which section of Indian Evidence Act। मतलब कि जो इफेक्ट है, जो ए ने बी को मारा और बी जब उसमें छटपटा रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उसमें जो मार्क्स ग्राउंड पे आ गए स्ट्रगल की वजह से, वो एक इफ़ेक्ट को बताता है। और इफ़ेक्ट जो है
सेक्शन 7 में दिया गया है। तो इसका सही जवाब है सेक्शन 7, क्योंकि सेक्शन 6 रेस जेस्टे के बारे में और सेक्शन 8 और 10 हम आगे पढ़ेंगे इसको के बारे में बताता है। तो इसका सही जवाब है सेक्शन 7। सेक्शन 7 का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अभी माइंड में आया कि अगर मान लीजिए एक कार जा रही है और उसके सामने अचानक से कैटल का एक झुंड, मतलब भेड़ बकरी या गाय भैंस का झुंड आ गया और उसने ब्रेक मारा और गाड़ी पलट गई और उसमें कुछ आदमी मर गए। तो जो टायर का स्किड के मार्क्स हैं वो उसके इफेक्ट की बात करता है। तो ये इफेक्ट है कि जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसमें क्या दिखा, वहाँ पे उस इंसिडेंट की वजह से क्या इम्प्रेशंस वहाँ पे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जो हमने अपने लेक्चर में भी देखा था रेस जेस्टे वाले, उसमें ये हमने बात बताई थी कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन जो होता है वो रेस जेस्टे में आता है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं जो एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन डील करता है सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 31 तक, और जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है वो डील करता है 45 में, और कंक्लूसिव प्रूफ के सेक्शंस हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे क्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कहता है ए स्टेटेड दैट he was in a lane where he heard the alarm and sound of gunfire, and when he reached near the door of his house, his niece told him that B had shot her aunt. Which one of the following is correct? So is it this statement is relevant under section 33, or option B under section 32 when the niece is dead, or option C it's relevant under section 6, or is it option D that this statement is not relevant at all under the Indian Evidence Act as it is hearsay? तो अगर हम सेक्शन 33 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एविडेंस जो विटनेस देता है वो किसी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में या किसी लेटर उसी केस की लेटर प्रोसीडिंग्स में करेगा जब विटनेस मर जाएगा। और तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी है रिलेट्स टू द डेथ ऑफ विटनेस, तो ऑप्शन बी, और अगर आप 32 के 8 क्लॉजेस को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये फिट नहीं बैठेगा। और तो सेक्शन 6 जो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है वो इसमें फिट बैठेगा। और इसका केस लॉ हम आर वर्सेस फोस्टर का देख सकते हैं, जब एक हियर से एविडेंस भी रेलिवेंट कोर्ट कंसिडर कर लेता है। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट अ रेस जेस्टे? ऑप्शन ए while running in street crying that B has stabbed him, or is it option B statements made during the investigations of a crime? Option C, in a trial for dowry murder of B, on the alleged murder night, the police received a distress telephonic call from B in which, before abrupt disconnection, she could only say, "Please help me, I fear immediate harm to myself." Or is it option D, A was tried for the murder of B by shooting with a gun. The person who was at that time in the same room with B saw a man with a gun in his hand pass by a window of that room and thereupon exclaimed, "There is the butcher." तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो रेस जेस्टे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ही है। जैसे कि जो ऑप्शन सी है वो रटन वर्सेस क्वीन का आप देख सकते हैं, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और जो ऑप्शन बी है वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन नहीं है। जब वो क्राइम हो चुका है और उसके बाद जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करी है उस समय वो स्टेटमेंट दिया है, तो दैट डजंट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 14 आगे चलते हैं। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला इज रिलेटेड विथ, अगर आपको ध्यान होगा इसमें क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में दुलारी
लड़की थी जिसका गर्दन काट दिया गया था और वो मिली थी, हॉस्पिटल गई थी। फिर इसमें जस्टिस महमूद का एक डिसेंटिंग ओपिनियन भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसका सही जवाब है द केस ऑफ क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला इज रिलेटेड विद डी डाइंग डिक्लेरेशन। अगर आपको ये केस पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप देख लें, उसमें डिटेल में क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस बताया गया है। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. C on leaving A's service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer. This statement is. अब सेक्शन 8 जब हम देखते हैं तो उसका एक जनरल डॉक्ट्रिन है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टेटमेंट्स डज नॉट इंक्लूड कंडक्ट। बट अब ये जो है दो एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शन 1 के अंडर कवर हो सकता है जो एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 8 में दिया गया है, विच मीन्स दैट statements can be conduct can be included under statements if statements accompany and explain acts other than statements। तो ये जो है स्टेटमेंट सी का he is leaving because B has made me a better offer, तो this is a relevant fact as explanatory of C's conduct। So learners, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एमसीक्यू पसंद आया हो और ऐसे ही आप सब कानून के बारे में सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते।